हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक को कवर करेंगे। पूरा हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी बुक को, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूपीएससी और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। चाहें तो आपके पास अगर बुक है तो बुक निकाल के पढ़ें और उसे अंडरलाइन करते हुए चले जाएं, क्योंकि पूरी बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है बट कुछ पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए ही एनसीईआरटी बुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी यूपीएससी टॉपर्स की जब स्ट्रेटजी सुनते हैं तो हर एक टॉपर्स यूपीएससी हो या पीसीएस के हों या कोई टीचर्स हो, वो ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बुक से बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं गवर्नमेंट के। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेंटरशिप का, वो हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारे पास होती हैं बट हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे छोड़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब हम मेन आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपकी सारे क्वेश्चंस आंसर, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी हम करवाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ें, नहीं तो हम वीडियो लेके के आपकी बहुत हेल्प करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिनका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने का, वो सपना उनका पूरा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक कॉपी और अगर एनसीईआरटी बुक है तो वो निकालिएगा और पेंसिल लीजिएगा। अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि पेन से ही बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास। पहला चैप्टर है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रिसोर्सेस उन सभी चीज़ों को कह सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, जिनका कुछ वैल्यू है हमारी लाइफ में, उन्हें मेनली हम रिसोर्सेस कहते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what make an object or substance a resource. Utility जिससे हम प्रयोग करते हैं अपने काम को करने के लिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है, प्रयोग में आता है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। वैल्यू किससे कहते हैं? Its use or utility give its a value. All resources have some value. Value means उसका मूल्य कितना है, वो कितना यूजेबल है। फॉर सॉल्ट, जो नमक है, अगर उसके प्राइस कम हो गए तो क्या घर में बहुत सारे सॉल्ट लेके आएंगे? नहीं। उसकी प्राइस कितनी भी कम हो जाए, एक पैकेट दो पैकेट बहुत है। लेकिन अगर कोई हायर वैल्यू की चीज़ है जैसे गोल्ड, गोल्ड की प्राइस कम हो जाए तो लोग उसे धड़ा बहुत ही तेज़ी से खरीदेंगे, बाई करेंगे। तो उस तरह से उसकी वैल्यू कितनी है वो भी रिसोर्स की यूटिलिटी पे निर्धारित करती है। वैल्यू मीन्स वर्थ होती है, उसकी वैल्यू कितनी, उसकी कीमत कितनी है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ नहीं। जो इसके पहले हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, जो जिसकी वैल्यू मनी में काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक वैल्यू हम उसे कह सकते हैं जैसे पैसे में काम हो रही है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वेजिटेबल्स, ये सब। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे हम एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। मदर खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, तो वो एक एक्टिविटीज़ तो है बट वो नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी। फिर केयर करते हैं पूरे घर वालों के लिए लेडीज़, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है, क्योंकि उसमें पैसे का रोल नहीं है। जो वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। मेटल का यूज़ है, मेटल की वैल्यू है इकोनॉमिक, बट एक लैंडस्केप मतलब एक बहुत ही सुंदर जगह
जैसे ट्रेन से जाते समय हमने कोई जगह देखा, बस से जाते समय कोई जगह देखा, तो उसकी वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड। बट दोनों ही ज़रूरी हैं ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए और इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी रिसोर्सेज हमें हमारे लिए बहुत ही वैल्यू क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एकदम हिस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे पत्थर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर की वैल्यू ज़्यादा थी। आज के डेट में, प्रेजेंट डेट में पत्थर की कोई वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले थी। उसका यूज़ करते थे मतलब बहुत सारी तरह से यूज़ करते थे, जैसे शेल्टर बनाने के लिए, कोई चीज़ को पकड़ने के लिए, कोई चीज़ को कट करने के लिए। बट आज लोहे की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे मेटल्स आ गए हैं। इस तरह से इकोनॉमिक वैल्यू टाइम के हिसाब से भी बढ़ती है। पेटेंट क्या है? इट मीन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। जब कोई व्यक्ति बहुत ही यूनिक या अलग आइडिया क्रिएट करता है या इन्वेंट करता है, जैसे कोरोना वैक्सीन या कोई स्पेशल मेडिसिन, तो उस पर हम पेटेंट करवा सकते हैं कि ये सिर्फ मैं ही क्रिएट कर सकती हूँ। उसे कहते हैं पेटेंट करना, एक्सक्लूसिव राइट होना। टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये एक लेटेस्ट नॉलेज है जो इस स्किल को, और ये एक लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स है जो कोई भी काम को आसान बनाती है या कोई भी काम को हम कर सकते हैं। पहले खेती कैसे होती थी? हल द्वारा। अभी मशीनों द्वारा हो रही है, तो वो लेटेस्ट नॉलेज है। और जो लेटेस्ट नॉलेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो मशीनें यूज़ नहीं कर रहे, तो उनकी खेती की पैदावार भी कम हो रही है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हम एक चीज़ में बदल सकते हैं, सब्सटेंस में बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। दोनों ही पीपल के नीड के ऊपर चलते हैं, काम करते हैं। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, ये हम मेनली देख सकते हैं फ़ोन में। पहले के फ़ोन कैसे होते थे, आज के फ़ोन कैसे हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं। टीवीज़ पहले कैसी होती थी, बड़े से, और अभी टीवीज़ कैसे आ गई हैं, एकदम दीवार में फिट हो जाने वाली। तो भी टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस करने वाले कौन है? ह्यूमंस। टाइप द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इंटू फास्ट फ्लोइंग वाटर इंटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेस, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। यस, ह्यूमन भी एक टाइप की रिसोर्सेस हैं। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्किप करूँगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होगी। मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी जो टाइम है वो बचे। नेचुरल रिसोर्सेस जो नेचर से मिलते हैं, जो नेचर में होते हैं, जो नेचर द्वारा बनाए जाते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, एयर, वाटर, रिवर, लेक्स। इन सब के जो वाटर और एयर है, इनका हम बहुत ही कम मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ही हम इसका यूज़ कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फिर नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांटते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो अपने आप को क्विकली बन सके, क्विकली अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सके, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गई, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट। बट वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट को थोड़ी ज़्यादा टाइम लगती है
अपने आप को रीजनरेट करने के लिए, बट ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आएंगे। रिसोर्सेज मतलब जिसकी यूटिलिटी हो, जिसकी वैल्यू हो कुछ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो सारे रिसोर्सेज जो लिमिटेड स्टॉक में हैं। फॉर एग्जांपल कोल, कोल एक लिमिटेड, आप आज जा कर के देखिएगा कि कोल बनती कैसे है, तो आपको समझ में आएगा कि ये लिमिटेड स्टॉक क्यों है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कोल बनने का फॉर्मेशन क्या है। तो कुछ ऐसे भी रिसोर्सेस हैं जो लिमिटेड स्टॉक में हैं पृथ्वी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर सम एग्जाम्पल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फिजिकल फैक्टर पे, जैसे टरेन हो गए, क्लाइमेट हो गए, एटीट्यूड हो गए। टरेन मतलब पहाड़ियों के ऊपर कितनी पहाड़ी है, पठार है, पर्वत है। क्लाइमेट मौसम गर्म है, ठंडा है, ड्राई है। एल्टीट्यूड हाइट कितनी है उसकी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। स्टॉक मतलब कितना अमाउंट में रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे आयरन ओर पहले यूज़ नहीं किया जा सकता जब तक ओर में से आयरन को ना निकाला जाए। जैसे पीपल यूज़ natural resources to make building, bridge, road, machine and vehicle which are known as human made resources। मतलब natural substances become resources only when their original form have been changed। जब उनके real form को change करते हैं तब जाके वो यूज़ करने लायक होते, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन द्वारा बनाए गए रिसोर्सेस। जैसे आयरन ओर से आयरन को निकालना है, पहले के इतिहास में आयरन का कोई यूज़ नहीं होता था क्योंकि आयरन के बारे में लोगों को पता नहीं था। फिर जब नियोलिथिक एज आती है तो वहाँ पे आयरन का ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ से हम आयरन ओर से आयरन निकालना सीख चुके होते हैं। इस तरह से जब हम किसी रिसोर्स को यूज़ करके उसको वैल्यूएबल बनाते तो उसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ डॉक्टर भी हो सकते हैं जो नॉलेज स्किल। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मतलब आप, जब आप पढ़ लिख कर आईएएस अफसर बन जाएंगे, जब आप पढ़ लिख कर स्टेट पीसीएस में कोई बहुत ही अच्छा पोस्ट हासिल करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे कि आप अपने आप को एज अ रिसोर्स प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके द्वारा कंट्री का, देश का, आपके जगह के, आपके विलेज का नाम रोशन होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसे कहेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस। जैसे people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and टेक्नोलॉजी। जब इंसान के पास नॉलेज होगी, स्किल होगी और टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छा से वो करने जानते हैं तो ह्यूमन टर्न हो जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। अब वो और ज़्यादा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना सकते हैं। जो पढ़े लिखे जानकार हैं, साइंटिस्ट, तो वो साइंटिस्ट की फील्ड में आगे जाएंगे। फिर जो बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे समझदार, तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेंट करेंगे। पढ़े लिखे एक आईएएस अफसर की ज़रूरत होती है ताकि आप हर एक फील्ड में जिस जगह पे आप काम करेंगे, जो कैडर आपको मिलेगा, वहाँ पे आप अपने नॉलेज स्किल का अच्छे से यूज़ करके उस जगह को डेवलपमेंट में लेके आएंगे, उस जगह का डेवलपमेंट करेंगे। तो ये होती है आपका रिसोर्स बनना, ह्यूमन रिसोर्स। फिर कंजर्विंग रिसोर्स। अब हम कंजर्व कैसे करें अपने रिसोर्सेज को, जो इतना अभी मेन टॉपिक है, हर जगह आपको सुनने को मिल रहा होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को बचने के लिए क्या क्या करने चाहिए? तो वैसे ही बहुत सारी अभी जैसे बहुत सारे पक्षी जो पहले दिखते थे अभी नहीं दिखाई देते, चिड़ियों की आवाज़ें कम हो गई हैं, वो सब लुप्त हो रहे हैं। तो वैसे ही बहुत सारी रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते, प्रिजर्व कर सकते, ताकि उसे हम अभी और फ्यूचर में यूज़ कर सकें, उसके बारे में अब पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। जब हम किसी रिसोर्स को ध्यान से प्रयोग करते हैं, जैसे पहले कुछ दिन पहले बहुत ये वायरल हुआ था कि आप पानी वेस्ट ना करें, पानी जितना यूज़ करना है उतना ही करें, तो उसे हम पानी को बचाना कहते हैं। उसी तरह से जब हम कोई भी रिसोर्सेज का केयरफुली इस्तेमाल करते हैं तो उसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। और जब उसी रिसोर्स को हम
ऐस इतना बैलेंस कर देते ताकि वो फ्यूचर में भी काम आए, फ्यूचर में भी यूज़ कर पाए लोग, तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो फ्यूचर की जनरेशन आएंगी वो भी यूज़ कर पाए। ऐसा नहीं हो कि आज ही सारे पानी हम यूज़ कर लें, 10 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल बाद किसी को पानी की एक बूंद भी ना मिले। या तो इतनी एसी, फ्रीज इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दे कि आगे जा कर के मौसम पूरी वास्ट हो जाए, क्रिटिकल क्लाइमेट हो जाए। ये है सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, conserve the earth vitality and diversity, minimize the depletion of nature resources, change personal attitude and practices toward the environment, enable communities to care for their own environment। आपको केयरफुल हो करके सभी जितनी भी लाइफ्स हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, सबको रेस्पेक्ट करना है, इम्प्रूव करनी है आपकी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी, कंजर्व करना है जितनी डाइवर्सिटी है अर्थ पे, मिनिमाइज़ करना है डिप्लीशन को, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करना है। इस तरह से आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और या जो खुद से भी पढ़ रहे हैं वो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 1 और नंबर 2 को ज़रूर करें। इस वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह से क्वेश्चन यूपीएस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यूपीएससी मेंस में बहुत हेल्पफुल होगा। और नंबर 2 ये प्रीलिम्स, किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इसे पॉज करके ज़रूर पढ़ें और सॉल्व करें। सेकेंड चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हम यहाँ रिसोर्सेज पढ़ेंगे जो लैंड है, सॉयल है और वाटर है, और नेचुरल वेजिटेबल्स मतलब जो प्राकृतिक में वेजिटेशन है, पेड़ पौधे, फोना है, और वाइल्ड लाइफ जैसे जंगली जानवर, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लैंड is among the most important natural resource. It cover only about 30% of total area of the earth surface and all part of this small percentage are not habitable। और कुछ पार्ट जो है हैबिटेबल नहीं है, रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। The uneven distribution of population is different part of world is mainly due to varied character of land and climate। जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, विभिन्न जगहों पे विभिन्न है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट कहीं बहुत कम और किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ही किसी पार्ट में पॉपुलेशन बहुत कम है और किसी पार्ट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कि लैंड किस तरह का है और वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। द रग टोपोग्राफी, स्टीप सोप, माउंटेन, लो लाइंग एरिया, डेजर्ट हो गई जहाँ पे बहुत घने फॉरेस्ट है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होगी लोगों की, और प्लेन, रिवर, इन सब के किनारे एग्रीकल्चर पॉसिबल है तो यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। लैंड यूज़ को बहुत तरह से लैंड को यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, घर बनाने के लिए, खनन के लिए, कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, रोड के लिए, बहुत सारे यूज़ हम कर सकते हैं लैंड का, उसे हम लैंड यूज़ कहते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट। जो लैंड किस तरह से हमें यूज़ करना है वो वहाँ के क्लाइमेट पे, मिनरल्स पे, अवेलेबल ऑफ वाटर कितनी है, उस हिसाब से हम उसका यूज़ करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइन ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। और ह्यूमन फैक्टर कैसे, कितने सारे लोग हैं वहाँ पे, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है, उस हिसाब से भी लैंड के पैटर्न को यूज़ किया जा सकता है। लैंड कैन
ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से हम लैंड को दो भागों में बांटते हैं, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होता है जो प्राइवेट एंटिटी उसको ऑन करती है, और कम्युनिटी जब किसी फॉर्म के लिए या बिजनेस के लिए उस लैंड को ऑन करती है तो उसे कम्युनिटी लैंड कहते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी इसी को कहते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवरग्रीन बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। पीपल और उनकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जो लैंड है वो तो सेम है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्वालिटी ऑफ लैंड भी डिफरेंट है। जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पे जो लैंड की अवेलेबिलिटी है ऐसे देखा जाता है कि वहाँ पे जो लैंड यूजेबल है वो कम है और रेगिस्तान ज़्यादा है। इस तरह से लैंड कहाँ पे कितने हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी डिपेंडेंट आती हैं लोगों की। यहाँ पे आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि पहले कृषि थी ज़्यादा, घरे दीवार कच्चे मकान होते थे, फिर कृषि के साथ पक्के मकान बनने लगे, फिर कुछ ज़्यादा ही पक्के मकान आ गए और अब तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। यहाँ तक कि गांव में भी बिल्डिंग्स ही दिखने को मिलती है। कृषि वाले फील्ड पे भी बिल्डिंग्स लोग आजकल बनाने लगे हैं। इस तरह से जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो कम होते जा रही है, जो कृषि की लैंड है वो कम होती जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को हमको कंजर्व करना है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवरग्रीन growing demand has led to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing their natural resources। जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लगातार, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनको काट करके वहाँ पे कृषि की जा रही है, उस जगह को काट करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो वो फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। खेती करने के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे खेती की जा रही है, जो फार्म लैंड के रूप में काम किया जा सकता है उनके साथ। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, ये सब से हम फॉरेस्ट और लैंड रिसोर्स को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन प्लांट, ये सब के द्वारा जो ब्रेकिंग होती है रॉक्स में उन्हें कहते हैं वेदरिंग। सॉयल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवर द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। जो ग्रेनी सब्सटेंस है अर्थ सरफेस पे, उसे हम सॉयल कहते हैं। लैंड हो गई एक बड़ा सा पार्ट, उसके ऊपर सॉयल को इमेजिन करना है। इट इज़ क्लोजली लिंक्स टू लैंड फॉर्म डिटरमाइन टाइप ऑफ सॉयल। जो वहाँ का लैंड फॉर्म है उसके हिसाब से वहाँ की सॉयल, जैसे एक लैंड फॉर्म है जहाँ पे सिर्फ पहाड़ है तो वहाँ की जो सॉयल होगी वो पथरीली होगी। फिर एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे ज्वालामुखी वाले चट्टान है तो वहाँ पे रेड सॉयल मिलेगी आपको। इस तरह से लैंड फॉर्म के ऊपर सॉइल्स के कैरेक्टर देखे जा सकते हैं। यहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदिंग रॉक से मिलके बनते हैं और इनके बनने में थोड़ी टाइम भी लगती है। लैंडस्लाइड एक ऐसी घटना है, लैंडस्लाइड आर सिंपल डिफाइन एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड है कि जब किसी भी स्लोप से कोई भी, जैसे माउंटेन हिल्स को आप इमेजिन कीजिए एक साइड से, उन्हें स्लोप कहते हैं, ढलान। जब वहाँ पे मास मूवमेंट होती है रॉक्स की या लैंड की तो उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। दे ऑफ्टन अर्थक्वेक के थ्रू हो सकता है, फ्लड के थ्रू हो सकता है, वोल्केनो के थ्रू हो सकता है लैंडस्लाइड। जैसे पंगी इतनी लंबी आपको नहीं लिखनी है, एग्जाम्पल के रूप में लिखना है। पंगी वैली जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे 200 मीटर तक लैंडस्लाइड आए हैं।
जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22 को इफ़ेक्ट किया है। और ये जो लैंडस्लाइड हुआ था ये क्यों हुआ था? ब्लास्टिंग की वजह से। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेजेस। जब लैंडस्लाइड होती है तो उससे डैमेजेस भी बहुत सारे आते हैं, जैसे रोड का डैमेज हो जाना, विलेज, पूरी विलेज की विलेज साफ़ हो जाती है। तो लैंडस्लाइड स्लोप का होने वाली एक बहुत बड़ी खतरी है। तो मिटिगेशन मशीन मैकेनिज़्म क्या है? हम कैसे लैंडस्लाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? पहले तो मैपिंग होना चाहिए हज़ार्डस का, कि हज़ार्डस लोकेशन कहाँ कहाँ पे प्रोन है, कहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन है, और वहाँ पे बिल्डिंग सेटलमेंट ना किए जाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल बनाना चाहिए स्लोप पे। इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करने चाहिए जो लैंडस्लाइड को होने से रोकता है। फिर सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड, वहाँ पे सरफेस ड्रेनेज को भी कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे सॉयल की कितने लेयर्स होते हैं? टॉप सॉयल, सब सॉयल, वेदर रॉक मटेरियल और पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक से फिर वेदर रॉक आती है, जो वेदर की एक्टिविटी के दौरान जो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलते हैं। फिर वो सब सॉयल आती है, सब सॉयल के ऊपर टॉप सॉयल आती है। ये आपको जस्ट समझने की ज़रूरत है। फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, कि कैसे सॉयल बनती है, पैरेंट रॉक के थ्रू, क्लाइमेट के थ्रू, रिलीफ के थ्रू, फ्लोरा फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो पैरेंट रॉक पे डिपेंड करती है, यहाँ पे इन इंडियन सॉयल कुड बी अलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस किस पार्ट में कौन कौन से सॉयल पाए जाते हैं। इन इंडिया में ये जो कलर के हिसाब से कहाँ पे कौन से सॉयल मिल रहे हैं, ये पैरेंट रॉक पे डिपेंड करती है। इंडिया में क्या पूरे इंडिया में वोल्केनिक रॉक पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक पाए जाते हैं? जवाब है नहीं। तो कौन से एरिया में कौन से रॉक्स और कौन से सॉयल्स पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन मेजर, सॉयल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉयल एज अ रिसोर्स। सॉयल इरोजन है और डिप्लीशन है, सॉयल का क्षय होना, ये मेन कारण है सॉयल रिसोर्स का घटना। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल। फैक्टर विच लीड्स टू सॉयल डिग्रेडेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, ओवर यूज ऑफ क्लाइमेट फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सब की वजह से सॉयल डिग्रेडेशन होता है। जैसे जंगल का कटना, ज़्यादा ओवर ग्रासिंग करना, जहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे गाय भैंस से चर रही हैं, तो वहाँ के प्लांट्स निकाल लिए जाएंगे, तो वहाँ पे सॉयल ढीली हो जाएगी। जब बारिश आएगी तो वहाँ से सॉयल को रिमूव हो जाएंगी, वो जाके नदियों में मिल जाएंगी, नालों में मिल जाएंगी। इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो गए, ओवरग्राजिंग हो गई, और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके भी सॉयल का ह्रास हो जाता है। कुछ मेथड है जिसके द्वारा हम सॉयल को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। मल्चिंग मतलब क्या है कि कोई भी लैंड जो खाली पड़ा है उस पर हम स्ट्रॉ डाल देंगे ताकि वहाँ की मॉइस्चर बची रहे, उसे हम मल्चिंग कहते हैं। काउंटर बैरियर, स्टोन, ग्रास, सॉयल, इन सब का यूज़ करके हम एक बाउंड्रीज बना देंगे ताकि पानी आए भी तो वो बह के ना जाए और सॉयल मॉइस्चराइज को वो बचा पाए, और वाटर के कनेक्शन में आकर के भी वो बहे ना। रॉक डैम भी वही काम करते हैं कि रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ। जब रॉक हम लगा देंगे तो रॉक पानी के फ्लो को स्लो कर देता है। इसी तरह से टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग भी है कि ब्रॉड स्टेप को हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में सीढ़ियों में कन्वर्ट कर देंगे ताकि जो पानी का मूवमेंट है वो फ्लो होके एक ही जगह ना हो जाए, सॉइल इरोजन ना हो जाए। फिर इंटरक्रॉपिंग, एक क्रॉप के साथ दूसरे क्रॉप को लगा देंगे और जो डिफरेंट समय में ग्रो होंगे उस हिसाब से भी सॉइल पकड़ में रखेंगे प्लांट्स।
इंटरक्रॉपिंग द्वारा भी हम कर सकते हैं, काउंटर प्लगिंग, शेल्टर बेल्ट, इन सब द्वारा भी हम यूज़ कर सकते हैं सॉइल इरोजन को। वाटर, वाटर क्या है? वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक बहुत ही अच्छा, वाटर जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जो अगर हम समय के साथ यूज़ करें और समझदारी से यूज़ करें तो ये हमेशा हमारे पास अवेलेबल रह सकती है। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारे यूज़ करके, फिर पानी का कम वेस्टेज करके हम वाटर को अपने पास हमेशा अवेलेबल रख सकते हैं। 3/4 of Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. पहले 3/4 था तो वाटर प्लैनेट कहा जाता था, फिर 3.4 बिलियन बाद टुडे 2/3 अर्थ सरफेस सपोर्ट अ रिच वाटर। अभी जो वाटर है वो 3.5 है, और जो पीने वाला वाटर है सिर्फ 2.7% है। उसमें से सिर्फ 70% वाटर आइस में है, मतलब ग्लेशियर फॉर्म में है जो पीने वाला वाटर है। तो 30% वाटर और कहाँ कहाँ है, इस चार्ट में आपको देखना है और इससे लर्न करना है। ये जो एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज़ अबाउट 150 लीटर वाटर, ये जो है यहाँ पे यूज़ बताया गया कि हम इंडियंस यूज़ कैसे करते हैं। इसके पहले जो क्लास 6 और 7 है उसमें बताया है कि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर फॉर्म में वाटर होती हैं, फिर उस तरह से रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, उस तरह से पीने वाले वाटर वहाँ पे पाए जाते हैं। यह आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वाटर साइकिल भी वही है। वाटर अवेलेबिलिटी, देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे वर्ल्ड में स्कार्सिटी आ गई है वाटर को लेकर के, जैसे यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, इन सब जगह पे जो क्लाइमेट जोन में हैं उनमें क्राइसिस आ चुकी है। तो अब वाटर को कंजर्व कैसे करें? जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जो जल्दी जल्दी अपने आप को रिस्टोर कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं, तो इनमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम जब यूज़ करते हैं इसका, फैक्ट्रीज द्वारा गंदे कचड़े रिवर्स में जा रहे हैं, इस तरह से वाटर पॉल्यूशन बढ़ रही है, वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है अननेसेसरी जगहों पे, इस तरह से वाटर लॉस हो रहा है। तो उस वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए? एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टूडे। वाटर, ओशन वाटर बहुत ज़्यादा है, बट ओशन वाटर को हम पी नहीं सकते। पीने वाले वाटर की कमी हो चुकी है, तो उसको कैसे हम रीजनरेट कर सकते हैं? डिस्चार्ज ऑफ ये यहाँ पे पोल्यूशन कैसे हो रहा है वो बताया जा रहा है। फॉर यहाँ पे हमें करना है कि मोस्ट ऑफ दिस केमिकल आर फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिपेलिनिस्ट अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन को लगाना होगा जो वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर को फिर से रीजनरेट करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी, इज़ अनदर मेथड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है जो सरफेस रन पे चले जाते हैं। जो बारिश की पानी है वो बहुत प्योर होती है, बट वो हमारे वातावरण में आते आते वो गंदी हो जाती है, लेकिन हमें उसे स्टोर करके जब हम ट्रीट करके उसका पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इरिगेशन, जब हम इरिगेशन कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिवली और मिनिमाइज रूप में वाटर का यूज़ करें। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे तीनों चीज़ होगी, पानी, हवा, जल और अर्थ। उसे हम बोलेंगे बायोस्फीयर। वहाँ पे जो भी सर्वाइवल होगी, लिविंग, नॉन लिविंग, वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होंगे। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। वेजिटेशन
and vegetation and wildlife are valuable resources. Plant provide us with timber. जो वेजिटेशन और लाइफ, वेजिटेशन मतलब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर, जंगली लाइफ्स. टिम्बर गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल. तो टिम्बर जो वेजिटेशन है वो एनिमल्स को शेल्टर देते, ऑक्सीजन जिसको हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं, और वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है. मतलब प्लांट है एक, काम कर रहे हैं तीन काम क्या कर रहा है? एक तो एनिमल को घर प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन हमारे लिए प्रोड्यूस करना, और सॉइल को प्रोटेक्ट करना. एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, एक्ट एज अ शेल्टर, बिल्ट, हेल्प इन स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, टर्पिनेंट. ये सब है नेचुरल वेजिटेशंस. ब्रह्म कमल अ मेडिकल हर्ब्स, ये हो गई वेजिटेशन. आ ब्लू किंगफिशर, ये हो गई आपकी वाइल्ड लाइफ. वल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेयर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्ट आफ्टर केविंग, लाइफ स्टॉक थ्रेटन. जो वल्चर है इंडिया में कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो पेन किलर है जिसमें यूज़ होता है आपका ड्रग्स डाइक्लोफेन, उसकी वजह से उनकी किडनी ख़राब हो रही है. इसलिए गवर्नमेंट ने पेन किलर को ऐसे ही वातावरण में खुले छोड़ने के लिए मना किया है. उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ही डिस्ट्रॉय करना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. डेफिनेटली नेचुरल वेजिटेशन टेम्परेचर जहाँ पे एक्यूरेट होगी और मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होंगे. और रेगिस्तान में टेम्परेचर बहुत हाई होती है और सडनली लो हो जाती है, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन कम होते हैं. फिर जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी ह्यूज ट्री वहाँ पे रहेंगे. इस तरह से अ पाइथन इन अ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. प्लांट एनिमल को शेल्टर देते हैं और एक दूसरे के मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को. चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट एंड एनिमल. जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है वहाँ पे जाके उनको डिस्टर्ब करना, उसके द्वारा प्लांट और एनिमल दोनों ही कम होते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. बहुत सारे एनिमल्स डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं ह्यूमन इंटरफेस की वजह से. लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी. सुनामी के बाद जो ग्रेट निकोबार की जो रेन फॉरेस्ट थी वो कितना डिस्ट्रॉय हो चुकी है. तो यहाँ पे कितने सारे फौना, फ्लोरा, एनिमल्स, प्लांट्स कितने सारे ख़त्म हो चुके हैं. लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस. अवेयरनेस के द्वारा हम इन सभी को बचा सकते हैं. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड फॉर टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इनके द्वारा हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं. यहाँ पे फॉरेस्ट फायर भी एक बहुत ही डेंजर है और बहुत ही इम्पैक्टफुल है जो एनिमल्स और प्लांट्स को हार्म कर रही है. यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एक्टिविटीज़. Cite the conservation on international trade in endangered species of wild fauna and flora in an international agreement between government. It aimed to ensure that international trade in specimen of wild animal and plant does not threaten their survival. Roughly इतना species of animals, 5,000 species of animal and 28,000 species of plant are protected. जो sites है वो इंटरनेशनल ट्रेड को मेंटेन करता है कि जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज़, फौना और फ्लोरा का ट्रेड ना हो सके.
और 5,000 से ज़्यादा एनिमल्स की जो स्पीसीज़ है उनको बचाइए ख़त्म होने से, और 28,000 स्पीसीज़ प्लांट की बचाइए ख़त्म होने से। तो ये जो साइट्स है ये इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हैं। आप 1, 2 और 3 को ज़रूर से सॉल्व करें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।